की ही बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक साथ हम लोग जा रहे हैं। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। हाँ, मैं क्या करूं? नहीं देखो, गलत बोलना है। आप लोग पिक एंड चूज करते थे। मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को। अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते। नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे और किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने देखिए। और मैंने पूछा भाई कहां है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने खर्चा जोड़ा इसका। देखो, इसे सदन में चर्चा होती थी। मैंने कहा भी कितना खर्चा आता है इसमें, एक इंडिविजुअल को खरीद के दिखाओ मेरे सामने। पता लगा 800 रुपए में यह सब आ जाता है। मैंने कहा ठीक। तो पहले 4 साल हम लोगों ने जिले में पैसा भेजा, पैसे भेज के कहा गया कि लोकल स्तर पर आप प्रक्योर करिए। स्वाभाविक रूप से फिर बाद में हुआ कि बालकों को भी दे दिया जाए। हमने कहा सभी बच्चों को दो, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को दे दो। और उन बच्चों के लिए हमने देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया और समान रूप से देने के बाद फिर सरकार ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है, अब ये चीजें हो गई। हमने कहा आता था भाई इतनी स्वेटर एक साथ कौन दे देगा? लुधियाना से भी नहीं आ पाता था, यूपी के अंदर भी नहीं आ पाता था। इतने जो यूनिफॉर्म कौन देगा? तमाम शिकायतें आती थी कि कहीं समय पे मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो हमने कहा एक काम करो, अब इन बच्चों को आधार से लिंक कर लो, इनके नाम हैं, आधार से लिंक करो, अकाउंट खोलो और इनके अकाउंट में अब 800 की बजाय 1200 रुपया भेज दो। हर साल 1200 रुपये के हिसाब से उन बच्चों को देते हैं। ये है यूनिवर्सल लॉ का नियम, सबको समान, यही व्यवस्था है। और सरकार ने उसी अप्रोच को आगे बढ़ाया। बेटी के ड्रॉप आउट रेट को कम करने में डाटा की क्या भूमिका हो सकती है और स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के पीछे की सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है, ये उसके पीछे की धारणा यहां पर मुझे चूंकि रखनी थी, इसलिए मैंने यहां पर बताया कि इसलिए हम स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अन्य योजनाओं को इसी प्रभावी ढंग से हम क्रियान्वित कर सकेंगे। यह एक प्रभावी क्रियान्वयन का एक सरकार का तरीका है और उसको हम लोग यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, यहां पे जो बजट में अन्य बातों की घोषणा हुई है, खासतौर पर एक बड़ी घोषणा हम इस अवसर पर, आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो राज्य के नौजवानों की दृष्टि से भी, महिलाओं की दृष्टि से भी, गरीबों की दृष्टि से भी होने जा रहा है और इस पर हम लोग पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो डेटा सेंटर की स्थिति है
जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसका हब बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं। और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारा मानना है कि 2030 तक हम 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता प्रदेश के अंदर बने, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। 4-5 बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का कार्य, और इसके लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है। और हाईटेक इकोसिस्टम का विकास और उसके स्किल के साथ रोजगार सृजन भी उसके माध्यम से होगा। बहुत सारे रोजगार उसके साथ हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं। और इन सभी कार्यों के साथ ही स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में यहां पर की है, और इसको हम लोग यहां पे इसलिए सदन में आए हैं। दूसरा है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा फील्ड है, वह है रोबोटिक्स का। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को लगता था ये अनह्यूमन है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। जैसे कोई लोड या अनलोड करना हो, अब एक व्यक्ति 1 क्विंटल का बोरा लेकर के ट्रक पे या किसी मालगाड़ी में लाद रहा है। वास्तव में ये चीजें अनह्यूमन है, लेकिन अब इसका स्थान रोबोटिक ले सकता है। खेतों में दवा डालने का काम पहले किसान अपने हाथों से करता था। आप मुझे बताइए, जो जहरीले कीड़े उस पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो उसको छिड़काव कर रहा है? आज उसका स्थान ड्रोन ने ले लिया है। प्रदेश ने ड्रोन हब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर को गत वर्ष उनके साथ एमओयू किया था, उसको आगे बढ़ाया था। और इस बार रोबोटिक के लिए हम लोगों ने इस रोबोटिक मिशन के लॉन्च हम लोगों ने किया है। इसमें भी 100 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और हम इस दिशा में तेजी से कार्य करके उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर जो अन्य कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, खासतौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी करना चाहूंगा कि आपने कल देखा होगा कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एआई समिट का उद्घाटन दिल्ली में किया है, वो एआई समिट में 20 राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और डाटा के एआई के बारे में कि एआई किस रूप में नई संभावनाओं को आगे क्रिएट कर सकता है, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन उसके लिए स्किल मैन पावर चाहिए। उस स्किल मैन पावर के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि एआई गेम चेंजर होने वाला है, और इसमें यूपी के युवाओं को, यूपी के स्केल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिस राज्य ने 56 से 60% हमारे पास जो युवा है वह कामकाजी है। यानी जो हमारे पास आबादी है यह कामकाजी है, और इसको कार्य चाहिए। उस कामकाजी युवा के लिए एआई की भूमिका क्या हो सकती है, खासतौर पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए? तो इसमें हम लोग उनके लिए एआई टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए उनको अब तक पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एआई वर्जन को फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं, और इस दिशा में उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें एआई है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है,
ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए एआई हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों को हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ाएगी। खासतौर पर कल यहां पे कृषि मंत्री ने भी इस दिशा में काफी चीजें इसमें यहां पे घोषणा की होगी और मैं इस बारे में कहूंगा कि सटीक खेती के लिए एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसानों को मौसम की भविष्यवाणी के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण के बारे में, वहां पर फसलों पर किसी प्रकार के कीड़ों के हमले के पूर्व चेतावनी देने के बारे में, इन सब के बारे में वे एआई के माध्यम से उनको उपयोगी रूप से सहयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यूपी के युवाओं के लिए ई कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में भी यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपने युवाओं को काफी इसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको आगे की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरा सहयोग करेगी। महोदय, प्रदेश सरकार ने जिन अन्य क्षेत्रों में की घोषणा यहां पर की है और खासतौर पर उसमें सिटी इकोनॉमिक रीजन, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज के समय में जो हमारी जो सबसे बड़ी यानी जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण उसका एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि शहरी अर्थव्यवस्था आज के समय की जो इकोनॉमी है वह शहरी अर्थव्यवस्था है और शहरी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 50% से अधिक शहरीकरण की दिशा में हम कैसे कदम उठा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लखनऊ और उसके अगल बगल के जनपदों को हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी जनपद हैं, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब को लेकर के यह सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे और इसके माध्यम से एक जोन यहां पर हम विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा जोन हम विकसित करने जा रहे हैं काशी मिर्जापुर, यानी काशी से लेकर के विंध्याचल तक। काशी में वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, आपका जौनपुर है और मिर्जापुर कमिश्नरी में भदोई, सोनभद्र और मिर्जापुर। यह एक रीजन होगा जिसको हम लोग इकोनॉमिक जोन के रूप में बना करके फिर इसके विशेषज्ञों के साथ मिलकर के व्यापक कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। इस पर काम प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, जो बहुत बड़ी घोषणा इस बार सरकार ने की है वह की है बजट भाषण में जो वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है वह है जन विश्वास सिद्धांत के अनुरूप सरकार नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। क्या है जन विश्वास सिद्धांत? खासतौर पर अब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे, व्यवसाय की सुगमता, लेकिन यह जन विश्वास सिद्धांत क्या है? और उस जन विश्वास सिद्धांत के लिए यानी अभी इस चीज को लेते हुए सरकार ने इस दौरान काफी चीजें की हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की एक मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस रूप में तैयार करना कि लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन की जो कार्रवाई है इसमें
विश्वास पर आधारित हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ हम जोड़ सकें। और एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। आप देखते होंगे, आप तो विभिन्न विभागों में थे, कोई एक एफिलिएशन देना होता था तो एफिलिएशन के लिए इतने कागज मांगे जाते हैं। मेरा मानना है एक पेज में लेना चाहिए, एक पेज, एक एफिडेविट और एक पेज। अगर दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करिए, बाकी चीजें समाप्त करिए। हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में किया था। हम लोगों ने कहा ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगे हैं कोविड कालखंड के अंदर, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सारी चीजों को समाप्त करो, एक साथ इसको लागू करो कि 1000 दिनों तक आप इन कार्यों को इसको लाइसेंसिंग की सारी प्रक्रिया को आप 1000 दिन के अंदर ले लेना। लेकिन 1000 दिन के अंदर आप अपना उद्योग लगाइए, चलाइए, कोई आपको पूछेगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी ही समस्या, इसी बात को लेकर के सरकार ने किया है। इसको हम पहले 53 विभागों पे लागू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इसका नोडल विभाग के रूप में नामित किया है कि वह इस पर कार्य करे, इसको तेजी के साथ आगे करें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं, वह दूसरी यानी तीसरी हमारी बड़ी घोषणा है, वह है डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना। आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि गांव के लिए क्या हो रहा है, और आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में की बात जब हम करते हैं तो अब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। 8000 हमारी न्याय पंचायतें हैं और गांवों में इन 8000 न्याय पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी गांव की जो ग्राम स्वराज का मॉडल था वो अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल हुआ करता था, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता था। हम लोग 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे, उनका चयन करेंगे और 8000 डिजिटल उद्यमियों में से 50% केवल वहां की उसी क्षेत्र, उसी न्याय पंचायत की कोई बेटी या बहू होगी। 50% महिलाओं के लिए हम इसमें आरक्षण की सुविधा करेंगे और इसमें इनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की है और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जो गांव उन सुविधाओं से वंचित था, जो जिनको लेकर के अब तक गांवों के अंदर जैसे ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी की बात होती है या फिर उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गांव के प्रोडक्ट को कहीं अन्य जगह पहुंचाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए उसको वो करना हो, अन्य कार्यों के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मातृशक्ति को ही समर्पित एक नई स्कीम हम आज यहां पे करने जा रहे हैं, वह है जो यूनियन बजट में घोषणा की है सी मार्ट की। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र के रूप में, और यह बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ जो एसएचजीज काम करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करती हैं, और इनका उत्पादन, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट अब तक तैयार किया जाता था उनके लिए केंद्र मिल पाना बहुत कठिन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, बड़े बाजार में, महिला शोरूम में ये सभी चीजें नहीं हो सकती थी और उसमें कठिनाई भी होती थी, नहीं होता था, नहीं मिलता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर प्रश्न खड़े होते थे, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें होती थी। हम लोग न्याय पंचायत स्तर के साथ साथ और फिर ये महिला विपणन केंद्र के साथ साथ इसको आगे बढ़ा, इसी के साथ हम उसको भी जोड़ने जा रहे हैं जिसमें 100% महिलाएं होंगी और इसमें हम लोगों ने 100 करोड़ की व्यवस्था भी उनके लिए हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करेंगे और महिला एसएचजीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट को वहां से बिक्री की व्यवस्था, और फिर उसको हम इस दूसरी स्कीम के साथ में जो मैंने यहां पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना जोड़ी है, ये सभी उसके साथ जुड़ेंगी। तो ये स्कीम अपने आप में वहां के लोकल उत्पाद के साथ साथ ढेर सारी महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को
इसके साथ जोड़ने में और उसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्य करेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। पांडे जी, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, हमारी आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर एमएमआर और शिशु मृत्यु दर आईएमआर, इसका जो रेशो है काफी खराब रहा है। अगर आप देश के स्तर पर तुलना करेंगे, हम काफी पीछे थे। 17 में जब हम आए थे उस समय की तुलना करेंगे, इसकी स्थिति बहुत खराब थी। और आज हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख, इसमें संस्थागत प्रसव करने के लिए मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि भाई ये संस्थागत प्रसव होंगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होगा। अगर मां ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया। और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 60 लाख सुरक्षित प्रसव प्रतिवर्ष सुनिश्चित हो, इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम इस बार करने जा रहे हैं और उसको संस्थागत स्वरूप देंगे। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सुनिश्चित करेंगे, इंसेंटिव देंगे और सुरक्षित मातृवंदना योजना के साथ साथ इस योजना के माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो ये संस्थागत प्रसव होता है इसमें ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन जहां पर कोई अच्छे सुपर स्पेशलिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके पास सुविधा है, तो सीजीएचएस के रेट के साथ हम उसको जोड़ करके बात करेंगे। जो आपने कहा था कि हाई फाई रेट बंद हो, उस रेट के साथ हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उसको बातचीत करके एक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचाना, उस गरीब को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि गरीब उस हाई फाई भवन को देख करके भयभीत होता है, पहुंच नहीं पाता है। उसकी वहां आसान पहुंच हो, इसके लिए सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। तो इससे न केवल सुरक्षित मातृत्व रहेगा बल्कि सुरक्षित बचपन भी रहेगा और उस दिशा में भी सरकार कार्य करेगी। कृषि एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिशन के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसके उत्पाद को सही दाम नहीं मिल पाता है। और हम उत्तर प्रदेश के अंदर अब वह यहां के अन्नदाता किसानों का प्रोडक्ट भी ग्लोबल मार्केट पर पहुंच जाए, उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। और इसके साथ ही पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि 40 लाख ट्यूबवेल यूपी के अंदर हैं। तो आपके समय में तो जब बिजली नहीं आती थी तो ट्यूबवेल चलने का नाम ही कोई नहीं लेता था, भगवान भरोसे सब था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप न बिजली देते थे न ट्यूबवेल चलता था, तो बेचारा आज किसी को खेती करनी होती थी तो वह जैसे तैसे कर लेता था। आत्महत्या से वैसे थोड़ा मौतें होती थी, लेकिन हम लोगों ने 16 लाख ट्यूबवेल को जो बिजली के कनेक्शन से जुड़े हुए थे, हमने कहा नहीं, अब अन्नदाता किसान फ्री में बिजली देगा। फ्री में बिजली यानी फ्री में हम उसको अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल के लिए फ्री में बिजली की व्यवस्था करेंगे। और इस पे हर वर्ष सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उनको उपलब्ध करवा रही है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। आप देखो ना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब से लंबित पड़ी हुई थी। शिवपाल जी इसीलिए भाग गए, उनको मालूम था ये नाम आएगा। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने क्या काम किया? वो कह रहे हैं ना, कल वो टिप्पणी कर रहे थे स्वतंत्र देव जी पे, लेकिन हमें कहते हैं बाणसागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक की हो, या सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा की हो, और सरकार उस पर
कार्य कर चुकी है या कार्य कर रही है। हमने लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा भी दी है, लेकिन जो ऐसे ट्यूबवेल हैं जहां किसान आज भी डीजल से अपना पंपिंग सेट चला करके सिंचाई करता है, उन ट्यूबवेल को हम सोलर पैनल देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और उस दिशा में हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की है। और अब किसान को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी की है। और मैं तो कृषि मंत्री से कहूंगा, एक बार आपको लेके जाए ना, खेती की बात खेत पर। और मैं वही कह रहा हूं ना, खेती की बात खेत में और कैसे होते। नहीं, वो भी कृषि मंत्री भी किसान होंगे, उनकी सेहत नहीं बताती है, सेहत तो नहीं बताती कि खेती करते होंगे कि सेहत बताती नहीं है। आप लगते हैं किसान, लेकिन आप खेती नहीं करते होंगे इस उम्र में। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। अन्नदाता किसान को हमें समर्पित कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान इन चीजों को उनको हम लोग करेंगे। बेसिक शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, आपने इसमें बहुत सारी चीजें कही थी, हमने बहुत सारी चीजें इसमें नोट की हैं। उसमें ड्रॉप आउट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की स्थिति थी। कंपोजिट विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ चीजें जो इसमें देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले की तुलना में गुणवत्ता अच्छी हुई है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लासेस दी, डिजिटल लाइब्रेरी वहां स्थापित की है, ये सभी चीजें वहां पर की हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहां पर उठाए हैं। बाकी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हां, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीजें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ माननीय विधायकगण आए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहां भी मिल जाता तो। और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है, उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति की बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने, इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं, ये जरूर इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है।
लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय किया और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी सरकार ने हमारी सरकार ने किया है। हैं? मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है? आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं और इसीलिए आपके प्रति चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है। और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान